स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अपने GS मेंस क्रैश कोर्स के वीडियोस में आगे बढ़ते हुए इकोनॉमी में आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट योर होल प्रिपरेशन बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए आपकी ये पूरी प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ आपको हेल्प मिले वैल्यू ऐड करने में अपने आंसर्स में। इसी तरह से आप इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने क्या रिजल्ट दिए, क्या आउटकम आया उसकी स्कीम्स का, कौन सी नई स्कीम्स आई हैं, क्या रिजल्ट रहा है ओवरऑल गवर्नमेंट बजटिंग का लास्ट ईयर, वो सब कुछ हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक देश को चलाने के लिए जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए भी। सो वेलकम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट इट। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। तो शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25 से। लगभग 2 साल का सर्वे पढ़ना ज़रूरी है। 1 साल का तो बहुत ही ज़रूरी है, और 2 साल का अगर आपके पास रहता है तो आंसर राइटिंग में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा आसानी से आप लिंक कर सकते हैं टॉपिक्स को और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं 2024-25 की, तो हमने ये देखा है कि इंडिया की जो GDP है, ठीक, अपने बेस लाइन कंडीशन पे 6.3 से 6.8% ग्रो करने की संभावना है। दैट हैज़ इकोनॉमिक सर्वे सेट। और जितने भी बाकी इंडिकेटर्स रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, IMF रहा हो, वर्ल्ड बैंक, ADB, RBI, सबका ये कहना है 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा। कोई 6.4 बोलता है, कोई 6.5 बोलता है परसेंट। ओवरऑल यही 6.5% के आसपास हमारी GDP ग्रोथ रेट रहेगी। दिस मीन्स इंडिया विल स्टिल बी द हाईएस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रियल GDP 6.4% से ग्रो की है फाइनेंशियल ईयर 25 में, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, और साथ ही साथ GV यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ऑल्सो 6.4%। 2 अलग अलग मेथड होते हैं मेजर करने के हमारे GDP को। GDP एट मार्केट प्राइसेस, एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से भी 6.4%, वैल्यू एडेड यानी प्रोडक्ट मेथड से भी यूज़ करते हैं तो भी 6.4% की GDP ग्रोथ दिखाई हमें दी है। इसके अलावा हमको दिखाई देता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज आल्सो ग्रोन। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब द इन्वेस्टमेंट्स डन बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ओवरऑल एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर प्रूफ करता है देश को। अगर आपके देश में सड़क बनेगी, स्कूल्स बनेंगे तो फ्यूचर प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए कैपिटल में किया गया एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है रादर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 8.2% से बढ़ा है। स्पेशली इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, ठीक है, और काम में थोड़ी सुस्ती आ जाती। तो जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद से जब नई सरकार बनी है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो और तेजी से ग्रो किया था। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो सॉफ्टन हुआ है 4.9%। ओवरऑल अगर हम देखें इस साल का जो टारगेट था वो प्राप्त कर लिया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 जो भी खत्म हुआ है उसमें रिटेल इन्फ्लेशन वॉज लेस देन 4.9%। ठीक, अंत पे, और 5.4% था वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस साल हम लोग जानते हैं, आई विल आस्क यू टू कमेंट डाउन कि करेंटली इस क्वार्टर में क्या चल रहा है हमारा इन्फ्लेशन रेट। हमें उम्मीद है कि हम 4.4% से कम रख पाएंगे अपना इन्फ्लेशन। इसीलिए RBI लगातार आप देख रहे हैं कि रेट कट कर रहा है। हाउ यू विल कनेक्ट दिस? बिकॉज इन्फ्लेशन इज फॉलिंग, तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। RBI कैन लुक टुवर्ड्स ग्रोथ, क्योंकि RBI का प्राइमरी मोटिव क्या है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इन्फ्लेशन ही 3% से कम, 3% के आसपास अगर हो जा रहा है तो फिर आराम से RBI क्या कर सकता है, रेपो रेट कट कर रहा है, सो दैट इट कैन इंप्रूव द मनी सप्लाई। ठीक है, जैसे वो कनेक्टेड है, यू विल हैव टू मेक दीज कनेक्शंस टू राइट बेटर आंसर्स। इससे पता चलता है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आती हैं। यू कैन कनेक्ट 2 कॉन्सेप्ट्स टुगेदर इन 1 आंसर। ठीक, उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 4% के आसपास रहने की उम्मीद है, जो कि हम देख भी रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मंथ ऑन मंथ हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए RBI के पास अब एक वो है, लेवरेज है कि वो एक लॉन्ग रोप दे सकता है भारत को
ग्रो करने का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी थोड़ा सा कम रही थी। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर और द इन्वेस्टमेंट वॉज डन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। अब प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए क्या करना होगा? सस्ता क्रेडिट, चीपर लोन्स, ठीक है, इजी क्रेडिट, इजी मनी पॉलिसी। तो इजी मनी पॉलिसी के लिए लगातार रेट कट्स कर रही है आरबीआई। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट 6% से ग्रो करता है। एक्सपोर्ट का मतलब दोनों, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जब दोनों की हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर किस में? सर्विसेज में। सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली सर्विसेज में 13% के आसपास ग्रोथ ले आता है। एग्जैक्ट नंबर 12.8% है। अप्रॉक्सीमेटली 13% का हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ रहता है किसमें? सर्विसेज में। सर्विसेज में, एक्सपोर्ट्स में या ग्लोबल सर्विस ट्रेड में इंडिया 7th पोजीशन पे है। वहीं अगर हम अपने गुड्स ट्रेड की बात करें या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 1.6% के आसपास बढ़ा है, ओनली 1.6%, जो कि धीमे हुआ है। और वहीं हमारा मर्चेंडाइज या गुड्स एक्सपोर्ट वो बढ़ा है, यानी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है। इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें हम विजिबल्स और इनविजिबल्स दोनों को ऐड करते हैं, तो इनविजिबल्स में तो हम सरप्लस हैं, सर्विसेज में हम सरप्लस हैं, क्योंकि टोटल इनविजिबल में सिर्फ सर्विसेज नहीं है, रेमिटेंसेज भी हैं, यानी बाहर में जो कोई कमा रहा है और वापस देश को भेज रहा है, तो उसमें लगभग 125 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया में रेमिटेंसेज आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 बिलियन डॉलर, ठीक। तो 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आ गया। उसके बाद हम सर्विसेज में वो है, सरप्लस हैं। लेकिन हम गुड साइड में अपने, यानी ट्रेड साइड में अपने डेफिसिट में रहते हैं। इसीलिए ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी जो बीता है अभी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंस इंपोर्ट्स वर हायर देन एक्सपोर्ट्स, तो हमको ये समझ में आता है करंट अकाउंट डेफिसिट इज ओनली 1.1%, यानी वी आर इन डेफिसिट व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में वो सब कुछ आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, सर्विसेज एंड रेमिटेंसेज, ठीक। उसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रॉस एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है, 55.6 बिलियन डॉलर हुआ है इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। इसमें आप थोड़ा और एडिशन कर सकते हैं कि ग्रॉस एफडीआई तो बढ़ा है, भले धीरे बढ़ाओ बट बढ़ा है, लेकिन नेट एफडीआई यानी एफडीआई इनफ्लोज माइनस एफडीआई आउटफ्लोज, जिसको हम नेट एफडीआई बोलते हैं, वो लगभग ईयर ऑन ईयर 96% से कम हुआ है। यानी जितना पैसा हमारे यहाँ आया है लगभग 96% के आसपास वापस भी चला गया है। इसीलिए हमारा जो नेट इनफ्लोज है, नेट एफडीआई इनफ्लोज, वो गिरा है। ऑल्दो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हैव इंक्रीज्ड, बट जब हम नेट की बात करते हैं यानी इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज की बात करते हैं, तो हमारा आउटफ्लो भी बढ़ा है, ठीक है। तो हमारा नेट बचता है कम, 96% लोअर देन लास्ट ईयर। उसके अलावा हम देखते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस समय तो 660 बिलियन डॉलर के आसपास है। इट्स फेयरली गुड। 11-12 महीने के हमारे पास इंपोर्ट कवर है, हम आराम से हमारा शॉर्ट लोन्स कवर है, सब कुछ हमारा कवर्ड है। सो वी आर डूइंग गुड एज फार एज फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न, ठीक। उसके अलावा कि जो हमारा सोलर और विंड कैपेसिटी है लगभग 16% के आसपास देखा गया है कि बढ़ी है दिसंबर में। एक बात और बता दें कि वी हैव अचीव्ड 50% ऑफ द total installed capacity for power generation from non-coal based sources, यानी सोलर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थोड़ा बहुत न्यूक्लियर। तो इन पावर से यानी नॉन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम 50% के आसपास आ गए हैं। टोटल जनरेशन हमारी 468 गीगावाट के आसपास है, 470 गीगावाट मान लो, 470 गीगावाट के आसपास है। उसका आधा हम लोग नॉन कोल बेस्ड प्लांट से कर पा रहे हैं, यानी वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर ग्रीनर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि बीएसई जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी जीडीपी का 136% रहा है, यानी और अगर ग्लोबल मार्केट से देखा जाए तो चाइना में, सिर्फ चाइना में देखा गया है कि 65% के आसपास उनका मार्केट शेयर रहा है एज अगेंस्ट जीडीपी। ये एक अच्छी बात भी है, थोड़ी गड़बड़ बात भी है। अच्छी बात की बात कर लें तो यानी कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर के प्रति और भारत की इकोनॉमी की तरफ जो इंडिकेशन है वो ग्रोथ का है। अगर मार्केट कैप बढ़ता है किसी कंपनी का तो इसका ये मतलब माना जाता है कि द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस कंपनी इज बेटर। तो अगर आपका मार्केट कैप ज़्यादा है इट मीन्स दैट फ्यूचर पोटेंशियल लुक्स हायर। बट इन केस कोई ग्लोबल हेडविंड्स आता है या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम आती है या डोमेस्टिक स्लो डाउन आता है
तो ये जो मार्केट है दिस विल फॉल, ये हम देख भी चुके हैं, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि जब मार्केट फॉल करेगा तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। बट हाँ, a good market share as ratio to GDP means that the future is more resilient. People are believing in the story of India. इसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट्स डीरेगुलेशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। डीरेगुलेशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, अब ये है क्या डीरेगुलेशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ? क्या है डीरेगुलेशन का मतलब? सिस्टमिक अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। डीरेगुलेट करने का मतलब ये है कि कैसे हम अपने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को रेगुलेशन से बचा सके और जो फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फिलिंग, उसको कम किया जा सके, सो दैट मोर एंड मोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन बी गिवन टू देम। इसके अलावा एक और चीज़ की गई है कि जो MSME की डेफिनेशन है उसको फिर से चेंज किया गया है। यानी अगर हम MSME तीनों को देखते हैं, MSM, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो हमको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बढ़ाई गई है और टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है भी बात करते हैं। तो माइक्रो में पहले 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट थी। अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइक्रो इंडस्ट्री बोला जाता था। और माइक्रो इंडस्ट्री बोलने का मतलब है कि सरकार का जो योगदान है उस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, सरकार थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, लाइक दैट। बट अब क्या हुआ है, 1 करोड़ से बढ़ा के इसको 2.5 करोड़ कर दिया गया इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। इसी तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए, पहले 5 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 25 CR कर दिया गया है। और फिर मीडियम इंटरप्राइजेस को 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट था, उसको बढ़ा करके 125 CR कर दिया गया है। ये बजट में ही अनाउंस हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक। टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नाउ टर्नओवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसका मतलब जैसे मीडियम इंटरप्राइजेस में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो टर्नओवर लिमिट पहले 250 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 500 CR कर दिया गया है। उसी तरह आपका स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री है, पहले इसकी लिमिट क्या थी आपकी, अब जो है इसकी जो लिमिट है वो क्या कर दी गई है, 100 CR के आसपास कर दी गई है, 100 CR, ठीक है। और आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उसका टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाया गया है और वो किया गया है 20 CR के आसपास, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेशंस चेंज की जाती हैं तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेशंस चेंज करने का मतलब होता है कि यू आर नाउ सपोर्टिंग एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू दीज फर्म्स टू ग्रो बिगर। आप बड़ा बनाना चाहते हैं अपने फर्म्स को, नेशनल चैंपियंस की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल while getting support from the government, so that उनको थोड़े टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाए, उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी में थोड़ी सुविधाएं मिल जाए, ठीक है, आप ये सब चाहते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नीड हाई ग्रोथ। यानी इन्वेस्टमेंट में अभी तक पिछले साल तक, क्योंकि ईयर ऑन ईयर लगभग 8-9% से सरकार का योगदान बढ़ा है, सरकारी योगदान बढ़ा है, तो हम ये देखते हैं कि जो हाई ग्रोथ है उसके लिए हमें लगातार सस्टेन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। अब इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी बेहतर नहीं की जाती है, तो पिछले सालों तक हमने ये देखा है, क्योंकि अब क्रेडिट अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, मान लो कि बैंक 100 करोड़ रुपया रखे हैं कि इतना हम 100 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, और 100 करोड़ में से ज़्यादातर लोन, अगर 100 करोड़ में से ज़्यादातर लोन अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल लिमिट कम बचती है। जब भी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होता है, रेट्स बढ़ते हैं। यानी कि लोन है ये, जो मान लो आपको जो लोन लेना है उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। लोन का प्राइसेस बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग ऑन लोन विल इंक्रीज। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस लोन पे वो बढ़ जाएगा, यानी महंगा पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को लोन देना। अगर महंगा पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को लोन लेना, ठीक है, प्राइसियर हो जाएगा, सो दिस विल मेक द प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली अनवायबल। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर अनवायबल प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं। यानी कि हम क्या करें कि हमारा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता रहे और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। तो हमको जो ये लिमिट है, ठीक है, ये जो सप्लाई है लोन की, क्रेडिट की जो सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी के लिए फिर आरबीआई आता है और आरबीआई कहता है,
अब रिसेंटली कि हम लोग रेट कट करते हैं, रेपो रेट कट, और उसके साथ साथ CRR में भी कट करता है RBI। कैश रिजर्व रेशियो, क्या है कैश रिजर्व रेशियो? कमेंट डाउन, ठीक, इससे आपको रिवीजन होता रहेगा ना, एक्टिव रिकॉल। तो कैश रिजर्व रेशियो में भी 1% की कमी, और आपके रेपो रेट में भी कट करता है 0.5 BPS तक, 50 बेसिस पॉइंट्स तक। यानी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी अब बढ़ती है, जो पहले 100 करोड़ थी अब बढ़ करके 150 करोड़ हो जाएगी, यानी 50 करोड़ एक्स्ट्रा क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। सस्ते में लोन मिलेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? सो दैट इट कैन गेट बेटर रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन विच द प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग। ठीक, चाहे वो घर बना रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री लगा रहा हो, चाहे वो छोटे से लघु उद्योग लगा रहा हो, कहीं भी कि प्राइवेट सेक्टर को अब सुविधा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब सस्ता पड़ रहा है लोन लेना, इसलिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि 50,000 करोड़ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इज लॉन्च्ड, अ न्यू फंड। याद रहे, 50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इज लॉन्च्ड। क्या है इसका एम? सो दैट फंडिंग ऑफ MSMEs कैन बी checked, fostering their scalability and contribution to the economic growth। देखो, सबसे ज्यादा जो क्रेडिट गैप दिखाई देता है, लैक ऑफ क्रेडिट दिखाई देता है, वो MSME में ही दिखाई देता है। और MSME में भी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है वो है फीमेल्स, यानी फीमेल लेड MSMEs का जो क्रेडिट गैप है लगभग 40% के आसपास इंडिया में। यानी अगर मान लो 100 रुपया डिमांड किया जाता है फ्रॉम द फीमेल लेड MSMEs, तो सिर्फ 60 रुपये का लोन मिलता है। वहीं अगर मेल लेड MSMEs को देखा जाए तो उसकी स्थिति बेहतर है, बट बहुत अच्छी नहीं। यानी कि अगर 100 रुपया डिमांड करेंगे तो 80 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है, यानी 20% का गैप मेल लेड MSMEs में भी है और 40% का गैप फीमेल लेड MSMEs में भी है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो देयर इज अ क्रेडिट गैप ऑफ 30% on what is being demanded and what is being supplied as a formal credit to these MSMEs। जब MSMEs grow नहीं करेगा, there will be missing middle। missing middle का क्या मतलब है? that we will not have labor intensive factory and firms in a country having a population of 150 करोड़ रुपीस। तो या तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फर्म्स होंगे, और या फिर हमारे पास बहुत छोटे छोटे फर्म्स होंगे जिसमें 8, 9, 10 लोग काम कर रहे होंगे, ज़्यादातर उसमें फैमिली लेबर होगा। और हम जो नेशनल चैंपियंस बनाना चाहते हैं, ग्रोथ स्टोरी देखना चाहते हैं, वो ऐसे फर्म्स के लिए देखना चाहते हैं जहाँ पे 50, 100, 200, 900, 800, 500 ऐसे लोग, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो। और वो तभी पॉसिबल है जब हम MSME में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को ग्रो करने में हेल्प करें। माइक्रो इंटरप्राइजेस तो इंडिया में वैसे भी 99%, आप छोटी सी दुकान भी खोलेंगे तो वो माइक्रो इंटरप्राइज के उस डेफिनेशन में आ जाएगा। बट हमें उसको बड़ा करना है, एक स्केल पे ले जाना है, सो दैट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड प्रॉफिट्स कैन बी इंक्रीज्ड, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन। अब मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए ज़रूरी है कि MSME को हम बड़ा कर सकें, बेहतर कर सकें, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ कर सकें, उन सब चीज़ के लिए चाहिए पैसा। तो फंड को कहाँ से लाया गया है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को बनाया गया है, सो दैट पीपल कैन गेट ईजी एक्सेस टू कैपिटल, सो दैट देयर MSMEs कैन ग्रो। अब हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में क्रेडिट फ्लो, पैसे के फ्लो को बेहतर करने के लिए सरकार ने और क्या क्या किया है अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। और भी चीज़ें हुई होंगी। तो सबसे पहले आता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स हैज इंप्रूव्ड MSME लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बढ़ाया है। इसका क्या मतलब है? ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स इज अ प्लेटफॉर्म जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्योंकि जब आप कहीं MSME में आप वर्क करते हो या आपने वर्किंग देखी हो, ठीक, तो होता क्या है कि मान लो MSMEs ने, लेट्स कॉल इट MSMEs ने, ये MSME कोई इंटरप्राइज है, लेट्स से फर्म है ये, ठीक, इनको एक ऑर्डर आया किसी बड़ी कंपनी से, लेट्स से पब्लिक सेक्टर से आया, PSU से आया। PSU ने ऑर्डर किया कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स से उनको कोई नट बोल्ट बनाना है। उस नट बोल्ट का 10 करोड़ का ऑर्डर, अब 10 करोड़ नहीं लिखते, ऑर्डर है नट बोल्ट का, नट्स एंड बोल्ट्स आपको बनाना है। इस नट और बोल्ट को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए ना। तो आप जो है एक एस्टिमेट बनाते हैं, उस एस्टिमेट का एक बिल बनाते हैं,
बिल बनाते हैं और ये बिल बना के आप इस PSU को दे देते हैं कि इतना देखो पैसा लगेगा। ये PSU हो या कोई भी बड़ा फर्म हो, वो ये बिल को पास कर देता है कि हाँ ओके, आई एम रेडी, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी वी विल गिव टू यू व्हेनेवर यू विल सेंड अस दिस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नट एंड बोल्ट। ठीक, जैसे मान लो कि ये बिल था 1 करोड़ का, सपोज कि 1 करोड़ का बिल है। अब ये तुरंत तो पैसा मिल नहीं रहा है, बट ये बिल तो अलाउ हो गया है, तो अब ये बिल तुरंत ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल है ये, दिस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल पे चला गया तो यहाँ पे होती है इसके ऊपर बिडिंग, इस बिल के ऊपर बिडिंग होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे कई सारे फाइनेंसर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंसर्स, जो बिड करते हैं इस बिल के ऊपर। क्यों करते हैं कि 1 करोड़ का बिल है मान लो, तो इसमें MSME का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इस हो सकता है कि इस MSME को उस नट बोल्ट बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल ना हो, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो यहाँ जो बिडिंग हो रही है और जो फाइनेंसर है वो 1 करोड़ पे कुछ कट लेते हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ नहीं देंगे, 90 lakhs देंगे या 95 lakhs देंगे, तो ये बिड होता रहता है। वॉट एवर इज सूटेबल फॉर दिस MSME, जहां पे भी ये MSME कह दे कि हाँ ठीक है, मैं मान गया कि वो 5 लाख का कट लेता है, 10 लाख का कट लेता है, कि उसको तुरंत का तुरंत पैसा मिल जाए। जैसे मान लो इन 95 लाख के ऊपर MSME सेड ओके, वी आर हैप्पी विथ 95 lakhs, हमें नहीं चाहिए 1 करोड़, 95 लाख दे दो। और बाद में मान लो 2-3 महीने बाद जब भी PSU पेमेंट करेगा, आप किसको करेगा? ये फाइनेंसर को, जिन्होंने 95 लाख प्रोवाइड किया इस MSME को। तो ये है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये सिस्टम है कि अगर, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तुरंत चाहिए MSME को, वहां से पैसा तुरंत रिलीज होगा नहीं, तो क्या करते हैं, 1 करोड़ की जगह 5 लाख रुपया कम लेते हैं, 95 लाख रुपीज ये MSME ले लेता है, और ये जो 5 लाख का मार्जिन है वही उस फाइनेंसर का प्रॉफिट है। क्योंकि PSUs तो 1 करोड़ का ऑर्डर दिया था, तो 1 करोड़ रुपया देगा ना इस फाइनेंसर को, तो 5 लाख रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उस फाइनेंसर का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। ठीक है, तो 1 करोड़ पे कमाया मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये MSMEs के लिए अच्छा क्यों है? ये MSMEs के लिए अच्छा क्यों है? बिकॉज इट गिव्स वर्किंग कैपिटल and improves the credit situation of the country, credit situation for the MSMEs. That's why it's very necessary to have a robust, resilient trades receivable system in the country. समझ में आ गया ये? Why it is important? Okay. Now moving forward. हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल is also launched. अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 2020 में जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन 2020, ये किस लिए था? ये इसलिए था कि सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सके, किसका? एंटरप्रेन्योर्स का, सो दैट अब एक इकोसिस्टम में अगर आप आ गए या एक पोर्टल पे अगर आप आ गए, नाउ पीपल विल नो दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपके पास एक फर्म है, माइक्रो हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। ठीक, तो उससे क्या होगा, फिर से क्रेडिट फ्लो एक सस्ती दरों पे आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट मान लो रिकॉग्नाइज करती है आपके स्टार्टअप को एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको क्योंकि आपके पास एक नंबर है, URP पे आप जाके रजिस्टर हुए हैं, तो आपके पास एक नंबर है, आप एक एंटिटी हैं, एक जेन्युइन एंटिटी है जिसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है। सरकार रिकॉग्नाइज करेगी तो सरकारी दरों पे आपको सस्ती दरों पे लोन्स मिलने की संभावना बढ़ती है। ठीक, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस लैक पैन एंड GST एंड दस कांट रजिस्टर ऑन URP, यानी कि इससे फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ता है इकोनॉमी में। फॉर्मलाइजेशन मतलब आज इंडिया में लगभग 85% के आसपास अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का सरकार के पास ज़्यादा हिसाब नहीं होता। इट्स वेरी टफ टू नो द इनकम ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर रहेंगे तो दिक्कत क्या है, सरकार को पता नहीं, टैक्स का पता नहीं, और इनफॉर्मल है या अनऑर्गेनाइज्ड है तो जो काम कर रहा है उसके पास भी कागज़ नहीं है। अब उसके पास कागज़ अगर नहीं है, ठीक है, मान लो कि उसके पास कागज़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं। तो इसीलिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ाने की तरफ एक कोशिश है कि भले ही आपका माइक्रो एंटरप्राइज क्यों ना हो, आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करिए और फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनिए, सो दैट द गवर्नमेंट विल नो हाउ मैनी एंड हाउ मच पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड
and how many startups are there, how many micro startups are there and like that. उसी तरह हम बात करते हैं उद्यम असिस्ट पोर्टल, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। क्यों हुआ था? टू फॉर्मलाइज दीज इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो कहीं रजिस्टर नहीं है उनको रजिस्टर करा के फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनाना। और ये फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो इनके पास एक पैन आएगा, इनके पास एक जीएसटी नंबर होगा, तो ये जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी हेल्प ले सकते हैं, टैक्स क्रेडिट में फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम सीजीएस की अगर हम बात करें तो इन यूनियन बजट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसई रिवैम्प टू प्रोवाइड एन एडिशनल 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपीस का एक एडिशनल क्रेडिट गारंटी फंड में इन्फ्यूजन किया गया। एक तरह से ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो एक ट्रस्ट फंड टाइप का है। ये ट्रस्ट फंड है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जो क्रेडिट लिमिट है वो लगभग 5 करोड़ रुपए बढ़ाई गई, दो चीज़ें हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, 1.04 लाख करोड़ इन गारंटीज वर गिवन विद 16,000 करोड़ टू वुमेन ओन्ड एंड 2,750 करोड़ टू SC/ST ओन्ड एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है क्योंकि क्रेडिट का गारंटी दे रहा है सरकार, सरकार बोल रहा है कि मैं गारंटर हूं, तुम दो लोन, आई एम द गारंटर, यू गिव द लोन्स, यू मीन्स द बैंक्स, दे शुड गिव द लोन्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि बैंक्स लोन दे रहे हैं तो बैंक्स बोलेंगे ना कि भाई कोलैटरल दो हमको, ऐसे कैसे दे दें तुम्हें लोग, कोलैटरल चाहिए लोन्स के बदले बैंक्स को। तो सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि इन केस अगर लोन वापस नहीं आएगा तो इस क्रेडिट गारंटी स्कीम फंड से हम तुमको वापस कर देंगे, आई एम द गारंटर। तो इसकी वजह से ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, खासकर वुमेन, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, फर्स्ट टाइम बाहर निकली है, काम कर रही है, तो उनको फ़ायदा मिला। और इस 9,000 करोड़ के इन्फ्यूजन की वजह से और ये लिमिट बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, 5 करोड़ लिमिट बढ़ाने की वजह से ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन जो हुआ कंट्री में वो 1 लाख करोड़ का हुआ। यानी सिर्फ 9,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड में इन्फ्यूजन 1 लाख करोड़ तक एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प किया। यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन बी सीन फ्रॉम हियर। सिर्फ 9,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का बिजनेस बढ़ा बैंक्स का। अब हम आते हैं हमने बात कर ली एमएसएमईज की, हमने बात कर ली सर्विसेज की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। So agriculture is expected to grow at 3.8% in financial year 25. It's good, not very good, but it's good. जितना हम 4% के आसपास रहें और 4 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो और बेहतर है। We should grow our agriculture more than 4%. लेकिन 4 के आसपास भी पहुंच गए तो अच्छा है। It means our agriculture is resilient. It's going. अब थोड़ा सा हम लोगों को अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। किसको? अपने फार्मर्स को, अपने कम्युनिटी को और अपने FPOs को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सो दैट दे कैन डू सम स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स ऑन हाउ दे फंक्शन। कि वो एलाइड एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा ध्यान दे, जो सिर्फ अगर गेहूँ चावल का ग्रो कर रहे हैं तो कुछ और मिलेट्स को ग्रो करें। इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनकी जो सॉइल डिक्लाइन है, सॉइल क्वालिटी में डिक्लाइन हो रहा है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, तो वो भी कम होगी धीरे धीरे। ठीक। उसके अलावा खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो भी बढ़ने की उम्मीद है। 1,647 मिलियन टन। अब इसकी वजह से क्या होगा? इट्स अराउंड 6% इंक्रीज। इट्स अ 6% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। और ये है क्यों? बिकॉज फार्मर्स आर नाउ डूइंग मोर वर्क इन एलाइड सेक्टर, यानी नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटी अब बढ़ी है। हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज, खासकर with the PM मत्स्य संपदा योजना, the fisheries is doing very good। ठीक है, वो जो ब्लू रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, फिशरीज के $1 बिलियन इंडस्ट्री बना सकें, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को भी, तो वो इसीलिए है क्योंकि PM मत्स्य संपदा योजना बेहतर काम कर रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो 6.2% का ग्रोथ देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। और ये तब है जब Q2 में स्लो डाउन था। ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ in the country for the industries was quite low। हमारे यहाँ जो लोन का कॉस्ट है वो ज़्यादा था, रेंटल कॉस्ट ऑफ लोन वॉज हायर, और उसके बावजूद 6.2% से ग्रो किया है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर यानी वेलफेयर स्कीम्स में जो एक्सपेंडिचर है वो 15% एनुअली ग्रो किया है। ठीक है, कब से कब तक? फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 तक। यानी नाउ मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अंडर द सोशल सिक्योरिटी नेट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बात अभी जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी उसमें भी हम देखते हैं। अब उसको ठीक है कि इंडिया इज़ द 4th
country when we talk about inequalities, यानी inequalities घटी हैं इंडिया में, ठीक। Government health expenditure rises from 29% to 48% between financial year 15 to financial year 22, और out of pocket health expenditure drop to around 40%, improving healthcare affordability। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण। पहला, that PM आयुष्मान भारत योजना, जिसमें सबको एक कार्ड मिल रहा है 5 लाख तक रुपए का। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत, इसमें फैमिली ऑफ 5 को टर्शरी केयर के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है सरकार, एक कार्ड देती है। और 60 ईयर्स एंड अबव यानी सीनियर सिटीजन्स को भी अब इसमें अलाउ कर दिया गया है, सीनियर सिटीजन्स ऑफ ऑल द क्लासेस, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, उसको भी बेहतर करने की लगातार कोशिश की जा रही है ताकि गवर्नमेंट क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को सुधारा जा सके, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जैसे ओपीडी एक्सपेंडिचर जो होता है आपका वो कम किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हुई है जिसकी वजह से खर्चे कम हुए हैं लोगों के, वो है पीएम जन औषधि केंद्र, यानी जेनरिक मेडिसिन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पीएम औषधि केंद्र इन इवन बिगर सेंटर्स लाइक दिल्ली हैज मेड the critical drugs very cheap and affordable because of the generic contents। तो पीएम जन औषधि केंद्रों की वजह से लोगों के खर्चे कम हुए हैं दवाई खरीदने में। इसकी वजह से खर्चा जो है 40% तक गिरा है, 60% से ऊपर था, अब 40% के नीचे आ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इट डिक्लाइन टू 3.2%, बट ये चेंज होता रहता है। अभी तो हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल अगेन हायर, 5.6% के आसपास है। बट हाँ, इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो 3.2% है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डाउन फ्रॉम 6% इन 2017-18। Why it is so? Because the labor markets have improved, job availability has improved, and the efforts of the government to formalize the economy with GST, PAN, UAN, वो थोड़ा सा वर्क कर रहा है। Even the workers who are in the unorganized sector, ठीक है, उनके लिए भी ई श्रम पोर्टल नामक एक पोर्टल लाया गया, सो दैट द पीपल कैन गेट रजिस्टर्ड। मान लो उनके पास जॉब नहीं है तो उस जॉब पोर्टल पे उन्हें जॉब मिल सके। अगर जॉब पोर्टल के थ्रू जॉब मिलेगी तो फिर वो एक फॉर्मल जॉब होगी। फॉर्मल जॉब यानी उनके पास एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अवधि के हिसाब से उनको काम करना होगा, सैलरी मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन, थोड़ा बहुत हेल्थ कवर, लाइक दैट। नाउ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स needed to address AI societal impacts। सर्वे कॉल क्या करता है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और एकेडमिया को वर्क करना होगा टुगेदर, ताकि AI का जो डिसरप्शन है वो कम किया जा सके। AI क्यों? क्योंकि इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। ग्लोबल ट्रेड में 7%, 7th नंबर पे स्टैंड करते हैं हम लोग। ओवरऑल लगभग 4.5% का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड में इन सर्विसेज। इंडिया इज द सर्विस बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑफिस टेबल ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग हर साल 15 से 16 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियर्स, सोच के देखो, और वो जनरली उनको हायर लेवल मैनेजमेंट जॉब तो मिलने वाली नहीं है। दोज पीपल विल गेट जॉब इन अ लो लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर, लोअर रैंक टेस्टर। और जैसे जैसे AI आएगा वो AI इस लो लेवल वर्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या टेस्टिंग की बात कर रहे हैं या क्रिएटिव डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जॉब्स को ख़त्म करता जाएगा। जैसे एक बार ऑटोमेशन आया था तो वहाँ पे जो लोग अपने आप को स्किल नहीं किए, पहले क्या था कि ऑटोमेशन आया, मशीन्स आई, तो जिन्होंने अपने आप को स्किल किया कि हम अपने मशीन्स को चला सकते हैं, मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, यानी अपने स्किल सेट को इम्प्रूव किया, उनकी जॉब्स रह गई। और जो सिर्फ डिपेंडेंट थे कि हम हाथ से ही काम करते रह जाएंगे और अपने आप को स्किल्ड नहीं किया, उनकी जॉब्स गई थी। वही AI के साथ भी होगा। जब AI आएगा, जो कि आ रहा है धीरे धीरे, और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लेबर कम होता जाएगा, क्योंकि अभी तो लेबर बहुत सस्ता है, 3.5 लाख 4 लाख में रिक्रूटमेंट हो जाती है, मास्टर रिक्रूटर लेके जाते हैं Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से। बट बाद में जब AI सस्ता होगा, ठीक है, तो वो लोग जिनको AI चलाने आता है, AI को ठीक ठाक करने आता है, अपने टास्क को ऑटोमेट करने आता है, ईजी बनाने आता है, AI का यूज़ करने आता है, वो तो बचेंगे। बट जो ये सोच के चल रहा है कि देखो मेरे पास एक डिग्री है एंड आई कैन मेक सम सॉफ्टवेयर, तो उनके जॉब्स को खतरा है। अब इनके जॉब्स को जब AI से खतरा है तो उसको बचाया कैसे जाए? तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर
और साथ ही साथ एकेडमिया साथ में आके काम करे कि जो जॉब लॉसेस है इसको हम मिटिगेट कर सकें, सो दैट वी कैन मेक द पीपल अवेयर, more skilled, make them reskill themselves so that they are ready for a future with to sustain a future with AI. ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं that global economy grew by 3.3%, जो कि बहुत कम है, और 3.3% में भी ज़्यादा contribution किसका है? Emerging market economies का, led by India at 6.4%. हाँ, advanced economies की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट यूएस जो कि 2.5% से ज्यादा ग्रो किया है, यूएस, यूरोप में हम देखते हैं खासकर जर्मनी, ब्रिटेन जैसे नेशंस में कि नेगेटिव और जीरो ग्रोथ देखी गई, और इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज 3.3% ओनली 2023. ठीक, अगले 5 साल में भी 3.2% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, इस बात को याद रखा जाए. इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7.3% से बढ़ने की उम्मीद है, और बढ़ेगा भी क्यों? क्योंकि रूरल डिमांड अब बढ़ेगी धीरे धीरे, बिकॉज हम देखे हैं कि कैसे दो चीज़ें हुई हैं. पहला, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल वीमेन इन द वर्कफोर्स हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन द अर्बन वीमेन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो वो रोक है, सोसाइटल नॉर्म्स है, थोड़े ज़्यादा बेहतर है. ठीक, और दूसरी चीज हम देखें कि रूरल वेजेस बिकॉज ऑफ एलाइड एक्टिविटीज इंक्रीजिंग एंड 3.8% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, वो एलाइड एक्टिविटीज की वजह से और पीएम किसान जैसी योजनाओं की वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स वो भी बढ़ी है. तो जब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा. इंडिया के जीडीपी में भी सबसे ज्यादा योगदान, यानी 60% से ज्यादा योगदान अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का है, ठीक है, जैसे हम लोग जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, तो इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो ये हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन, इसका 62% वेटेज है. तो जितना ये कंजम्पशन बढ़ेगा उतना बेहतर हमारी जीडीपी होगी. वाई? बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. ठीक है, हमारी जीडीपी एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है. आगे हम देखें कि सर्विसेज सेक्टर 7.2% से ग्रो करेगा, वो तो हमारा शाइनिंग ज्वेल है, वो तो करेगा ही. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 10.7%, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 10.7% से बढ़ा है. और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो जीडीपी ये है जीएसटी है वो दुगना हुआ है 2017 से, अभी वो कंपेयर करेंगे तो डबल हुआ है. 11 लाख करोड़ था ईयर ऑन ईयर, आज लगभग 22 लाख करोड़ इज द जीएसटी कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 25. बिग नंबर. तो इनडायरेक्ट टैक्स का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 50-50% के आसपास रहा है, 50 इनडायरेक्ट एंड 50% डायरेक्ट. ये एक अच्छा नंबर है. टैक्स बायंसी भी ज़्यादा बेहतर है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी ज़्यादा बेहतर है किसका? इनडायरेक्ट टैक्सेस का. डायरेक्ट टैक्सेस में जितना ज़्यादा हम फॉर्मलाइजेशन बढ़ा पाएंगे अपनी इकोनॉमी में, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन उतना बेहतर होता जाएगा. इसके अलावा इस बजट में टैक्स रिलेटेड एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई. 12 लाख रुपीज प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इतनी छूट आपको मिलती है. अगर आप इतना 12,75,000 रुपए के आसपास आप कमाते हैं तो आपको टैक्स में पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा. यू विल नॉट हैव टू पे टैक्सेस. फाइल इट, यू विल गेट अ रिफंड. बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी भी देखी गई है. वाई? क्योंकि ग्रॉस एनपीएस आर ओनली एट 2.6%, अ 12-year लो. थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है बिकॉज द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ इंडियंस हैव चेंज्ड. अब लोग क्रेडिट कार्ड पे डेट लेके, बाय नाउ पे लेटर पे डेट लेके बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है. कोई आईफोन खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है. तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे, बहुत थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ दीज पर्सनल लोन्स. ठीक, और नेट एनपीए तो हमारा 1% से भी कम हो गया. यानी ऐसे लोन्स जिनकी प्रोविजनिंग हो गई है, अगर उनको हटा दिया जाए तो सिर्फ 0.7% के आसपास हमको दिखाई देगा नेट एनपीए, उससे भी कम. ठीक, ओके. नाउ कपल्ड विथ अ CRAR ऑफ 16.7%. CRAR क्या है? व्हाट इज CRAR? आई वांट सम आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. क्या है ये CRAR? ठीक, खैर वो आप लिखिए, बट हम पहले बता देते हैं आपको होता क्या है.
कि रिस्क वेटेड एसेट होते हैं, यानी हर असेट का मतलब बैंकिंग के लिए एसेट क्या है, लोन्स, बैंक्स के लिए एसेट क्या है, लोन्स। तो हर एसेट यानी हर लोन के ऊपर एक रिस्क असाइन करती है बैंक्स, ठीक है, बैंक्स जो है रिस्क असाइन करते हैं। तो उस रिस्क असाइनमेंट को के अगेंस्ट में बैंक्स को कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी रखना पड़ता है इन केस ऑफ अ मार्केट फेलियर, सिस्टमिक फेलियर और ऑपरेशनल फेलियर, ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार। और इंडिया का जो आरबीआई का नॉर्म है, इट्स इवन मोर स्ट्रिंजेंट देन द बेसल 3 नॉर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 12% के आसपास आपको CRAR मेंटेन करना होता है। तो इंडिया में के जो बैंक्स हैं वो 16% से भी ज़्यादा CRAR मेंटेन करते हैं, विच मीन्स दैट बैंकिंग सेक्टर इज वेरी वेरी रेजिलियंट। CRAR का फॉर्मूला फुल फॉर्म आपको लिखना है। रेलवे नेटवर्क 2031 किलोमीटर कमीशन, यानी न्यू रेलवे नेटवर्क हैज बीन मेड, 17 new Vande Bharat trains, and port container turnaround time has also been reduced to 30.4 hours from around 48 hours, ठीक है, यानी 30 घंटे में टर्न अराउंड टाइम। मतलब टर्न अराउंड का मतलब अगर इंडिया के पोर्ट पे कोई शिप आ रही है तो कितना जल्दी वो वहां से वापस निकल जा रही, जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा यानी फास्टर ट्रेड, इट विल मीन फास्टर ट्रेड। उसके अलावा जिनी कोएफिशिएंट डिक्लाइंस इन 2023-24, rural and urban inequality in consumption expenditure has reduced, reflecting the impact of government, ठीक है। Okay, now do you know that gross tax revenue, the sum of total tax collected from direct and indirect, includes corporate tax, income tax, wealth tax, custom। सीधी सी बात यह है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क पता होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, आपका पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब। और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा नाम है GST, कस्टम, ठीक, ये सब नाम है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब आता है आपका कहाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में। यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का क्या मतलब है, वो कैपिटल रिसीट जो कोई एडिशनल लाइबिलिटीज नहीं बना रही, मतलब रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जैसे हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स एंड प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि लोन्स आर एक्चुअली असेट्स फॉर अ फाइनेंशियल सिस्टम, लोन्स आर एक्चुअली असेट्स। तो अगर असेट्स का हम रिकवरी कर रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं बना रहे हैं, हमारे जेब में पैसा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्ट मतलब अपना स्टेक से सेल कर रही है सरकार, पब्लिक को प्राइवेट करने की कोशिश हो रही है। तो जब भी आप पब्लिक को प्राइवेट करते हैं, जैसे एयर इंडिया का स्टेक सेल हुआ, प्राइवेटाइज किया गया, तो उससे भी कुछ पैसा आया, कैपिटल। आपने क्या किया, कोई नई लाइबिलिटीज आपके पास नहीं आई, आपने बल्कि अपना असेट बेच के पैसा कमा लिया। तो इसको हम बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट, कि कोई नया डेट नहीं बन रहा है, हम अपने जेब में हमारे पैसा आ रहा है फिर भी, ठीक। ओके, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट का मतलब मशीनरीज, बिल्डिंग्स, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इसको बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो भी हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब वो जो फिक्स किया जा सके, कैपिटल सालों साल तक चलता रहेगा, उसका फॉर्मेशन, ठीक। एंड डेटेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जिसकी कोई डेट होती है मैच्योरिटी की, उसको हम डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं बताओ, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, उनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 364 डेज की होती है। यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, आपका आंसर इंप्रूव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025। इससे मतलब हम लोग को एक ओवरऑल पिक्चर पेंट करने में आसानी होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 23-24 की। थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है सो दैट आपको एक डाइवर्सिफाइंग व्यू मिल जाए कि आप स्टेपिंग स्टोन आपका पूरा हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए पिक्चर, वो कहानी पूरी हो जाए। इसलिए एक दूसरी बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियल GDP ग्रोथ 8.2% थी। आगे बढ़ के याद है ना, हम लोग 6.4% के आसपास ग्रोथ रही थी फाइनेंशियल ईयर 25 में, ठीक है। थोड़ा कम हुई थी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। ग्लोबली आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा था, रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम, सप्लाई चेन प्रॉब्लम, देयर वाज अ प्रॉब्लम, करेंटली देयर इज अ प्रॉब्लम विथ, जैसे मान लो कि लिथियम बैटरी का प्रॉब्लम है, ऑयल प्राइसेस वर हायर, तो इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई थी।
इसलिए हमारा कम रहा था क्या, ग्रोथ रेट। ओके, नाउ रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 5.4%। 5.4 के बाद और कम होता है, 4.8% हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 25 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 9.5% सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाले इकोनॉमिक सर्वे में जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में, ठीक। तो वी आर गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आरबीआई का जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था टू फॉल टू 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25, ये प्रोजेक्शन था, बट उम्मीद है कि हम लोग 4.4% या उससे कम रहेगा हमारा इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। वी हैव लर्नड अबाउट इट, ठीक है, हमने बातचीत की हुई है इस बारे में। नाउ इंडियाज टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट विथ $120 बिलियन इन 2023। उम्मीद की जा रही है बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 ये जो रेमिटेंस का नंबर है ये होगा $135 बिलियन। इंडिया का रेमिटेंस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज टू $135 बिलियन इवन विथ ऑल द ट्रम्पनॉमिक्स एंड ग्लोबल लेऑफ्स। अभी भी इंडिया का जो रेमिटेंस यानी जो लोग बाहर कमा के वापस भेज रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। जो सेकेंड पोजीशन है वो इंडिया से आधी भी नहीं है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 6 की फोकस एरिया फॉर अमृतकाल। अमृतकाल बजट बोला गया था, ठीक है। तो अमृतकाल इकोनॉमिक सर्वे का जो 6 फोकस एरिया था वो क्या क्या था कि हम लोग को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना है। कैसे करना है? बाय एक्सपेंडिंग एमएसएमईज। एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए क्या किया? ट्रेड गारंटी फंड में 9,000 करोड़ इंक्रीज किया, जिसकी वजह से 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोवाइड किया गया था वुमेन लेड एंड SC/ST लेड एमएसएमईज को। उसके अलावा लेवरेजिंग एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन कैसे? जैसे हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन मिशन है, ओके। उसके अलावा आवर शिफ्ट टूवर्ड्स EV, चाहे वो FAME 2 स्कीम्स के थ्रू हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मोबिलाइजेशन किया जा सके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाहे वो न्यू बसेस खरीदी जा रही हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, वहाँ भी सेंटर्स हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय फाइनेंसिंग दीज ग्रीन ट्रांजैक्शन। लेवरेजिंग एग्रीकल्चर मीन्स skilling and reskilling the farmers to diversify their crops and do some non-agriculture based activities, जैसे आपका लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, या फिर एक छोटी मोटी MSME, ठीक है, छोटी सी दुकान खोल लिया, छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री लगा लिया, ताकि फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके। और इसको और कैसे सपोर्ट मिलता है? विथ स्कीम्स लाइक PM किसान, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना ग्रामीण, ODF+ यानी स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह से हेल्प किया जाता है। MG नरेगा, MG नरेगा प्रोवाइड्स 100 days of guaranteed employment to unskilled laborers of the rural area, है ना। नॉन फॉसिल सोर्सेज कंट्रीब्यूटेड 45% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2024, बट अब अगर देखा जाए ये 50% तक आ गया है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, ठीक। जिसकी वजह से 33% रिडक्शन देखा गया एमिशन इंटेंसिटी में। एमिशन इंटेंसिटी में also we have seen that Gini coefficient have declined because of social sector initiatives. इनइक्वालिटी जो इंडिया में है वो कम हो रही है। अलग अलग तरीके हैं इनइक्वालिटी नापने के। एक तरीका ये भी है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग ओवरऑल पॉपुलेशन वो बेहतर हुई है इंडिया में। दैट्स वाई द इनइक्वालिटी हैज फॉलन। अगर आप सिर्फ वेल्थ की तरफ से देखेंगे तो टॉप 1% स्टिल हैज 40% ऑफ द वेल्थ, उस नज़रिए से देखोगे इनइक्वालिटी बहुत है। बट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, as per World Bank definitions and as per the Indian government definitions, that means there is more equitable distribution of income among the lower strata of the society, and that's why there is more equality and lesser inequality in India. Gini coefficient improved. Ayushman Bharat generates over 35 crore cards in the last financial year. बहुत बड़ा नंबर है ये, यानी 35 करोड़ फैमिलीज के आसपास, 35 करोड़ लोगों के आसपास अभी का आयुष्मान भारत कार्ड है। लगभग 10 करोड़ लोगों फैमिलीज के लिए किया गया था, यानी 50 करोड़ लोग इसके कवरेज में रहेंगे। उसमें से भी अगर 35 करोड़ के आसपास आयुष्मान कार्ड आ गया है तो बहुत अच्छा नंबर है ये, बस थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। हाँ, विथ एडिशन ऑफ
पीपल ऑफ 60 सीनियर सिटीजन 60 साल से बुजुर्ग लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत अलाउड है, तो वो नंबर धीरे धीरे और बढ़ेगा। 1 लाख पैटेंट्स ग्रांटेड, EPFO नेट पेरोल एडिशन हैज बीन डबल्ड टू 131.5 लाख। 131 लाख तक आपको EPFO का नेट पेरोल दिखाई देता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 131 लाख का मतलब है कि 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ न्यू EPFO आपका पेरोल एडिशन। इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि नई जॉब्स के साथ साथ नई फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, यानी कि एक पक्का पेपर है, पेंशन का बैकिंग है, फ्यूचर सिक्योर है, सोशल सिस्टम का हिस्सा है, ज़्यादा वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी नेट दिया जा रहा है। तो दैट्स वाई EPFO रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है तो किसी मतलब भारत की इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, भारत के वर्कर्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। गिग वर्कफोर्स टू एक्सपैंड 2.35 करोड़ बाय 2930। हाँ, अब ये गिग वर्कफोर्स बढ़ रही है तो जो हमारे लेबर कोड बिल्स हैं उनको स्टेट्स के द्वारा इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पहले पास करेंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि लेबर कोड बिल्स हैव बीन पास्ड वे बैक इन 2019-20 बाय द सेंटर। अब वो क्या करने की ज़रूरत है, स्टेट्स को अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यों के अनुसार उस बिल को एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो स्टेट सब्जेक्ट है ना। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो हमारा राइजिंग गिग वर्कफोर्स है, गिग वर्कफोर्स का मतलब राइडर्स जो हैं आपके, ठीक है, राइडर्स का मतलब जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो लोग। तो अगर गिग इकोनॉमी में लोग बढ़ रहे हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर लोग और तेज़ी से बढ़ेंगे तो करने की क्या ज़रूरत है आपको, आपको ये करने की ज़रूरत है उनको थोड़ा सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, उनको भी थोड़ा पेंशन वेंशन की सुविधाएं दी जाए, बेहतर हेल्थ कवरेज दिया जाए। अब वो आयुष्मान भारत के थ्रू हो या फिर एक कॉरपोरेट गवर्नमेंट लिंकेज किया जाए और वहाँ पे उनको एक सोशल सुरक्षा दी जा सके, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। यू आर ओनली 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम गेटिंग पुअर, इवन इफ यू आर अ मिडिल क्लास। तो हेल्थ इंश्योरेंस सब लोग लेके रखें या घर वालों को बता दें। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स ग्रू एट 4.1%, अ वेरी गुड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, मोर देन 4%। हम अपने नए वाले इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं जो इस साल वाला था कि द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 3.8%, यानी लगभग 0.4% का डिक्लाइन देखा गया है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च यील्ड 13.85 पर रुपी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया एग्रीकल्चर में उससे जो यील्ड्स हुए एग्रीकल्चर के, प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की बढ़ी, वो पर यील्ड आपको लगभग 14 रुपीज़ का पड़ा। ठीक है, और द कॉस्ट और द प्राइस इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट कॉस्टेड 14 रुपीज़, ठीक है, विद द इंक्रीज इन यील्ड्स। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ी है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बेहतर हुआ है। इंडियाज फार्मा मार्केट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली एट $50 billion बिकॉज वी आर द फार्मा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, हैदराबाद। आगे देखा जाए अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट, फिर से हमको देखते हैं कि 4.4% का ग्लोबल शेयर है हमारा और हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल मीन्स, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी भी आएगी, वी विल अर्न फॉरेक्स एज वेल एज हमारा टूरिज्म सेक्टर की वजह से जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे वो टूरिस्ट गाइड्स हों, चाहे वो छोटी छोटी दुकानें हों जहाँ पे सुवेनियर्स बिक रहे होते हैं, या फिर जो आपके क्लीनिंग लेबर्स हैं, जो वर्कफोर्स है, पंछी पेठा लेने जा रहा है कोई, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं बिकॉज डिमांड ऑफ दूस प्रोडक्ट्स इंक्रीज। तो किसी भी का डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ानी है तो वर्कफोर्स बढ़ाना है, वर्कफोर्स बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दिस इज द साइकिल थोड़ा याद रखें। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स हैव बीन मेड एट 21 एयरपोर्ट्स एंड नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन ट्रिपल्स द स्पीड हैज बीन ट्रिपल टू 35 किलोमीटर्स पर डे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ग्रोथ देखने लायक है। $350 बिलियन तक हो जाएगा US में। और इसी को सपोर्ट करने के लिए जो गूगल टैक्स लगाती थी सरकार, उसको भी अब हटा दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो बट स्टिल गूगल टैक्स जो था 6% और 2% का, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, सो दैट मोर एंड मोर डिजिटल क्रिएशन एंड ई कॉमर्स एक्टिविटीज कैन बी एनकरेज्ड। इसके अलावा हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह परफॉर्मेंस देखी गई है, क्योंकि ग्रॉस एनपीएस मल्टी ईयर लो पे है और डबल डिजिट बैंक क्रेडिट ग्रोथ है एट 20%। ओके,
करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज टू 0.7%। तो 2023 में 0.7% हुआ और 2024 में, और 2025 वाले जो इकोनॉमिक सर्वे आया यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें हम देखते हैं कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ के 1.1% हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स वो बढ़ा है, हम ज़्यादा अब इंपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि डिमांड अब ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, मिडिल क्लास बेहतर हो रहा है और लोगों के अंदर वो लोन लेके क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च करने की क्षमता बढ़ गई है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ा है, खासकर रूरल कंजम्पशन बढ़ा है इस देश में, तो दैट्स वाई मोर इंपोर्ट्स। एक्सटर्नल डेट सस्टेनेबल एट ओनली 18.7% ऑफ द GDP विच इज़ फेयर, ठीक। एंड 15.14 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर ग्राम सड़क योजना, यानी रूरल कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है और बहुत ही अच्छी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 3.2% इन 2022-23, और यही चीज़ हम बाद में भी देखते हैं नए वाले में। हाँ, तो हमको अब समझना क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द कमोडिटी बास्केट, यानी एक कमोडिटी बास्केट लिए बहुत सारी चीज़ें डाल दी, घर डाल दिया, कार डाल दिया, सब्जी डाल दी, फूड इन्फ्लेशन के लिए सब्जी फल ये सब डाल दिया, पल्सेस डाल दिए, फूड इन्फ्लेशन कवर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्विसेज को भी यूज़ किया जाता है, और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, वही प्लस फूड एंड फ्यूल। फ्यूल हम 80% 85% से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और फूड का प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन हाउ इज़ द वेदर। मॉनसून ज़्यादा हो जाएगा, धनिया का प्राइस बढ़ जाएगा, क्यूकम्बर का प्राइस बढ़ जाएगा, हर सब्जी का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, और बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड तो कम हो नहीं रही है, लोग तो कम हो नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, फूड का प्राइसेस वोलेटाइल होता है। फ्यूल का प्राइसेस क्योंकि इंटरनेशनल डिपेंडेंट है तो वो भी वोलेटाइल होता है। लेकिन यही हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज़ करता है RBI, जिसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हेडलाइन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज़ करता है RBI टू मेजर व्हाट, द इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री, सो दैट RBI अपना मॉनेटरी पॉलिसी बना सके। वही अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन की बात करें, तो इसमें फूड और फ्यूल का प्राइसेस नहीं होता है, यानी वोलेटाइल चीज़ों को हटा दिया जाता है उस कमोडिटी बास्केट से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप एक सस्टेनेबल इन्फ्लेशन रेट देख सके। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जनरली कोर इन्फ्लेशन यूज़ होता है और डेवलपिंग में हेडलाइन, क्योंकि फूड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बास्केट ऑफ आम कंज्यूमर। आप भी अगर देखते होंगे, जिसके यहाँ भी जो अभी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उसका मैक्सिमम जो पैसा है या तो वो रेंट में जाता है या वो खाने पीने में जाता है। जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती जाती है, द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम दैट यू आर स्पेंडिंग इन फूड दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, बट तब तक तो है ही ना, और जब तक है तब तक दिक्कत है, ठीक। ओके, पब्लिक डेट ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट डेट refers to total amount of money that a government owes to external creditors and domestic stakeholder। जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स लेके आती है, डेटेड सिक्योरिटीज लेके आती है, RBI गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को लॉन्च करता है, वो किस लिए करता है, ताकि गवर्नमेंट पैसा ले सके। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। सरकार 5 करोड़ का बॉन्ड लेके आई तो 5 करोड़ रुपया एक तरह से वो पब्लिक से उधार ले रही है। 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 20 साल में, 30 साल में सरकार को वो पैसे वापस करने होंगे। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक डेट। गवर्नमेंट टेक्स डेट फ्रॉम पब्लिक थ्रू बॉन्ड्स, ठीक, क्योंकि बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये है हमारा ओवरऑल पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे। तो 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा और नंबर्स को इंटरलिंक करने की कोशिश की। वी हैव ट्राइड टू मेक आवर थिंकिंग बेटर सो दैट आवर आंसर्स कैन बी बेटर when we are going to write it in the exam। हमारे पास लिंकेजेस होने चाहिए और हमें पैटर्न समझ में आने चाहिए कि NPAs कम हो रहे हैं, ग्रॉस NPAs कम हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बट नेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा घट रहा है, ये सब हमें समझ आते रहना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Okay, you can talk about all this. Okay, now अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे, इस इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन कैसा आएगा। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा
बट जैसे मान लीजिए आपसे फूड प्रोसेसिंग का या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप यहाँ से ये उठा के ले जा सकते हैं ना कि इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.8% रही है। क्यों रही है? बिकॉज ऑफ बेटर इन्फ्यूजन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू लेट्स से पीएम किसान, थ्रू सस्टेन्ड प्रमोशन ऑफ फिशरीज थ्रू मत्स्य संपदा योजना, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सो दैट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी मेड, जैसे कैनाल्स, पॉन्ड्स, ट्यूब वेल्स। पीएम कुसुम योजना के तहत यू आर बीइंग गिवन सोलर पंप्स, ठीक। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को इन्हेंस करते हैं। आपके पास कोर नॉलेज है, आपको उसको इन्हेंस करना है कि आपको जो नंबर 10 में 4.5 मिल रहा है उसको हम कैसे 6 नंबर तक ले जा सकें, यानी 60% मार्क्स तक कैसे ले जाएं। तो कैसे आप 66 या 65% मार्क्स तक ले जा सकते हैं? बाय इन्हेंसिंग योर आंसर्स विथ गवर्नमेंट एफिलिएटेड डेटा एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? ये लिंकेजेस बना के। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग तो होगी अगर आप मेंस लिख रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप ये नंबर्स बेहतर तरीके से पुट अप कर पाएंगे 1 साल 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे से, तो आपका आंसर इन्हांस होगा, आपके कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस बेहतर होंगे, आपका नंबर जो 4.5-5 नंबर मिल रहा था वो 6-6.5 तक पहुंच जाएगा आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक। सो दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट विथ द टीचर्स ऑन हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ वेल यू राइट इट इन द एग्जाम, और आपका आंसर ज़्यादा बेहतर मार्क्स आपको फेच करके देगा। यही सब हम लोग इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। ओके, सो दिस वॉज द क्लास अबाउट इकोनॉमिक सर्वेज। ये PDF आपको मिल जाएगी, कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपको इसमें मिलेंगे जो थोड़े और पुराने इकोनॉमिक सर्वे के होंगे, बट आई विल से कि 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आप उसको कायदे से पढ़िए, नंबर्स को याद रखने की कोशिश करिए और ट्रेंड्स रिकॉग्नाइज करिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और आपके आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए। तो ऐसे ही एक इकोनॉमिक डिस्कशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर विल मीट अगेन सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड कीप राइटिंग आंसर्स। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।